नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से जहां पर पाकिस्तान के अंदर मुफाहमत की सियासत की बात की जाती है, वहीं पर मज़ामत की सियासत एक दफ़ा फिर से सर उठाती दे रही है, दिखा रही है। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और दुरानी साहब हमेशा मुफाहमत की आगे बढ़ने की बात करते हैं और उनकी ये काविशें आज भी जारी हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि इन काविशों में किस हद तक वो सक्सेसफुल हुए, या अब मज़ामत जीतेगी या मुफाहमत जीतेगी। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। सर रिसेंटली आपकी मुलाकात हुई मोहम्मद खान शिरानी साहब से, बैरिस्टर सैफ साहब से, और ये मुलाकात भी आई थिंक मफाहमत को लेकर आगे चलने की थी। सर एक नया ब्लॉक बन रहा है कि लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं आप, व्हाट इज गोइंग ऑन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर साहब, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मफाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मफाहमत का एजेंडा जो है वो हकीकी मानों में हुकूमत का एजेंडा होना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है चूंकि वो खुद लेजिटिमेट नहीं है, तो इसलिए वो टकराव की फिजा पैदा करके गर्द उड़ा के उस गर्द के अंदर से जितना भी सर्वाइवल निकालती है उसी को वो अपने लिए गनीमत जानती है। तो मेरा तो इस वक्त देखें, एक तरफ तो बलूचिस्तान के हालात हैं, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, हमारे जवान जो हैं वो जाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत जो है वो आपस में तो एक है लेकिन आवाम के लिए वो टकराव में है। तो मेरा जो बुनियादी मकसद है इस वक्त वो ये है कि माशरे के वो अनासर जो वाकई चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मफाहमत हो और जमहूरियत हो, उन सबको इकट्ठा करते हुए मुल्क को हम इस रास्ते पे डाल सकें जिसके अंदर गुफ्त शनीद और बातचीत के जरिए राहें निकल सकें। और इसके लिए जो है एक लंबा सफर है, एक मुश्किल कठिन सफर है, क्योंकि जो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी उठाने पे तैयार नहीं हो रहे। और जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको उन्होंने बिल्कुल रामदाय दरगाह बनाया हुआ है, जेलों में डाला हुआ है, कन्फ्रंट कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब जुल्म और ज्यादती हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इस सब के बीच में से घर तो अपना है ना, इस घर के लिए अब रास्ता निकालना है। तो उसके लिए मैं तो अब ये तो एक आधी कोई मुलाकात होती है जो मीडिया में आ जाती है, हम तो हर वक्त इस सिलसिले में मिलते भी रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि कदम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली बढ़ेंगे। दुरानी साहब, जहां आप ये फरमा रहे हैं कि आपकी ये जिद्दोजहद जारी है, वहीं पर हुकूमत आए दिन कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देती है कि अगर कोई इम्कान भी पैदा होता है तो वो भी इम्कान भी डेड हो जाता है। अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट है कि अब लॉन्ग मार्च, धरनों, पुरतशद्दुद एहतजाज की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। अब इसमें बज़ाहिर तो जिक्र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया जा रहा है, कॉज दे आर येट अगेन वो कह रहे हैं कि जनाब मार्च के बाद हम दोबारा एहतजाज की जानिब बढ़ने जा रहे हैं। तो इस बार फिर से सख्तियां आएंगी, कोई मुज़ाकरात बैकडोर पे चल रहे हैं, कोई चीजें आगे प्रोसीड हो रही हैं? व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू हैव ऑन दैट सर? देखिए, मेरी तो इंफॉर्मेशन भी है और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि चीजें आगे भी बढ़ें और मफाहमत का माहौल भी बने, और उसके अंदर जो है, और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अपोजिशन की वो सियासत जिसमें धरने और लॉन्ग ये वो टिप करते हैं कि इस तरफ आओ, छेड़ना नहीं होता कि तुम मुझे छेड़ोगे, ये छेड़ने वाली बात है। अब इस वक्त अपोजिशन की ये जरूरत है कि वो लॉन्ग मार्चों और धरनों के बजाय वो अवाम के बीच में से निकले। मैं अगर इस वक्त मैंने सियासत करनी होगी तो मैं अगले इंतखाबात की तैयारी के लिए अवाम को कॉल दे दूंगा, मैं कैंडिडेट्स को बुलाऊंगा, मैं कहूंगा भी आओ अब हम उस तरफ बढ़े हकीकत में हकीकी, क्योंकि ये जो सेटअप इस वक्त मौजूद है जी, ये सेटअप जो है, ये जो इस वक्त सेटअप मौजूद है, ये सेटअप जो है ये अवाम का मुंतखब नहीं है। ये जो है ये फॉर्म 47 का जो सेटअप है ये अवाम के लिए काबिल कबूल भी नहीं है। इसलिए इस सेटअप को तो जाना ही जाना है। ये नामुकम्मल असेंबली है, इस असेंबली का कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके बावजूद हुकूमत में तो बैठी हुई है। तो लिहाजा इनके लिए चैलेंज पाकिस्तान के अवाम है और वो इन्हें रिजेक्ट भी कर चुके हैं, और आगे उनको मुश्तबे करके उनके एक कानून के दायरे के अंदर जो उनका एहतजाज होगा वो इनके लिए इनकी कमर तोड़ने के मुतरादिफ होगा। अभी आप सिंध में देख लें क्या हो रहा है, ये बिल्कुल हाथ पांव खुले हुए हैं सूबाई हुकूमत के। इस वक्त वो
उन कायदीन को गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब पीर पगाड़ा साहब के साहबजादे के ऊपर मुकदमा बनाना, ये तो खुद मतलब जल्दी में वो हाथ देने वाली बात है। ये वहां के अवाम के जज्बात भड़का रहे हैं, इसलिए कि ये किसी भी पुरअमन और कानूनी एहतजाज को फेस नहीं कर सकते। यही हाल दूसरी हुकूमतों का भी है। जब जब अवामी एहतजाज चलेगा तो फिर उसमें लॉन्ग मार्चों की जरूरत नहीं रहेगी, फिर हुकूमत का ही लॉन्ग मार्च होगा, और वो अब नजर आ रहा है। दुरानी साहब, पीटीआई को स्पेसिफिकली इमरान खान साहब को गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई डील ऑफर की गई है रिसेंट पास्ट के अंदर? देखें, इमरान खान साहब के बाद देखें, मैं जो कुछ भी हो रहा है मैं किसी हद तक कह सकता हूं कि मैं उससे बाखबर हूं, बाइल्म हूं। मेरा ये है कि इमरान खान और डील का आपस में कोई रिलेशन नहीं जी। इमरान खान साहब जो कुछ भी करेंगे वो डेलिब्रेशन से करेंगे, वो अपनी पार्टी से और अपने तमाम लोगों से मुशावरत से करेंगे, और वो अवाम को किसी किस्म का कोई मायूसी या जर्क नहीं देंगे। और मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत का ये तकाजा है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद सो कॉल्ड जमहूरी मुल्क है जिसमें पूरी अपोजिशन पार्टी जेल में। हम पूरी दुनिया के अंदर इसकी वजह से जो है वी आर अर्निंग बैड नेम, इसकी वजह से हमारी मईशत खराब हो रही है, इसकी वजह से दहशत गर्दी के चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा है। लिहाजा मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जो एक रवैया रखा हुआ है वो बिल्कुल काम है, और वो एक हर एरिया में जो उनका मैसेज जा रहा है वो सेन मैसेज है, और बहुत जल्दी जो है बहुत ही सेन रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन ये जो हुकूमत के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे होते हैं जी, खत आ गया, खत चला गया, हम पढ़ेंगे, ये वो बाकी सब चीजें ये चलती रहेंगी, लेकिन इसकी बीच में से मैं समझता हूँ जो हकीकी मफाहमत है उसके रास्ते भी बन रहे हैं, और हकीकी ऑपोजिशन जब इकट्ठी हो जाएगी तो ये हुकूमत चलती हो जाएगी। अभी अपोजिशन का इकट्ठा होना जो है वो खान साहब का सबसे बड़ा चैलेंज। सर इसी तरफ में आ रहा था दुरानी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ अपोजिशन में खड़े हुए दिखाई दे रहे? देखिए, मैं तो मौलाना का चाहने वाला हूँ, और उनके साथ हमने बहुत सीखा है उनसे, और उनकी रिस्पेक्ट के साथ मेरी तो पूरी ख्वाहिश है कि अपोजिशन में वो तमाम पार्टियां हों जो इस वक्त हुकूमत में शामिल नहीं, और उस लिहाज से तो मौलाना को भी इसी तरफ होना चाहिए, और तवक्को भी यही की जानी चाहिए कि वो इसी तरफ होंगे। और 26वीं तरमीम का इशू है, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि उन्हें एक करेक्टिव मैयर लेनी चाहिए, और 26वीं तरमीम जो इस वक्त है जिसकी वजह से आइन मुअत्तल हो गया, जिसकी वजह से मुल्क की अदालतें सस्पेंड हो गई हैं, जिसकी वजह से बुनियादी इंसानी हकूक खत्म होके रह गए, मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसी किसी भी तरमीम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं यकीनी तौर पे समझता हूँ कि जिस तरमीम को उनको दिखाया गया है उसकी इंटरप्रिटेशन हुकूमत ने वो किया जो वो नहीं थी जो उन्होंने देखी। और उसका फिर आज यही वजह है कि हुकूमत के जो अपोनेंट सारे अपोजिशन जो है आज भी वो 26 यानी तरमीम पे सजेशन दे के भी फंसे हुए हैं। आईनी बेंच की सजेशन भी तो पीटीआई की थी ना समहाउ। हाँ, मतलब देखिए आप, मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो तमाम लीडर, मैंने इन्हें शुरू में कहा था कि ये वो हुकूमत है जो कि अब देखिए जब ये इसकी 26वीं तरमीम की बातचीत शुरू हुई तो उस वक्त मैं आपको बताऊं, मुझे जमात इस्लामी वालों ने कहा, मुझे जीडीए वालों ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हम जिस असेंबली को मानते नहीं है, हम जिस असेंबली को मुकम्मल नहीं समझते, हम जिस हुकूमत को लेजिटिमेट नहीं समझते, आप लोग उनसे जाके डायलॉग कर रहे हैं। हाउ कम? जीडीए वालों ने कहा हमने तो जो हमारे लोग मुंतखब भी हुए थे उन्होंने हल्फ नहीं लिया, आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो मैंने तो इन्हें बता दिया था कि जब भी इनसे आप मुज़ाकरात कराएंगे जेब कटवा के आएंगे, और जेब कट गई। तो लिहाजा जो कुछ हुआ चलो हो गया, अब आगे का रास्ता यही है कि पुरानी जो गलतियां हैं उनकी इस्लाह की जाए। किसी चीज पे इसरार करना, जिद करना या कोई ऐसी चीज, देखिए मैं इसको समझता हूँ कि हुकूमत ने रॉन्गली इंटरप्रेट किया है उस तरमीम को जो इन्होंने सजेस्ट की होगी। आई टेक इट इन अ पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन ये है कि कभी भी कोई ऑपोजिशन जो है अपने खिलाफ एक FIR नहीं कटवा सकती इस किस्म की किसी अमेंडमेंट। That's exactly what happened here. That's exactly what happened here. दुरानी साहब थैंक यू सर, प्लीज मुकम्मल कर दीजिए सर, प्लीज मुकम्मल कर दीजिए।
मैं ये कह रहा था, आप देखें पीका के रेफरेंस से जो कुछ इन्होंने निकाला है वो कंटिन्यूटी ऑफ 26th अमेंडमेंट बन गया जी ऐसे अब वो पीका जो है वो अब ये हुकूमत जो खुद एक नशरियाती इदारे की तरह काम कर रही है, और अगर इस पे पीका एक्ट लगा दिया जाए तो रोज इन पे 100 मुकदमे बने झूठे इश्तिहार देने, लेकिन वो चला रहे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। रानी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। रानी मोहम्मद ईद आज भी पॉजिटिव है, एज ऑलवेज इज पॉजिटिव के जी बज़ाहिर मामला जो नज़र आ रहे हैं वो नहीं, कहीं एट सम पॉइंट मामला तय भी हो रहे होंगे और चलेंगे भी, एंड ही इज़ पॉजिटिव कि इन डेज टू कम चीज़ें बेहतर भी होंगी। रीज़न पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में, एंड वी आर इन डायर नीड ऑफ दैट नाउ। बहुत करोड़ सवा करोड़ के करीब रिसेंटली लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। रिसेंटली आपने वो रिपोर्ट है, इसके ऊपर हमने एक शो के अंदर बात भी की थी। एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।